गाइस, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे एयरक्राफ्ट में बंद हैं जो घर से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के अंधेरे में चांद की फार साइड, जहां पर पृथ्वी से कोई सिग्नल भी नहीं पहुंच सकता है, वहां मौजूद है। माहौल इतना ज्यादा शांत कि प्रैक्टिकली वहां पर दिल की धड़कनों तक को भी सुना जाता है कि तभी अचानक से स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक सीटी बजने की आवाज आती है। यह आवाज भले ही हल्की सी क्रीपी और डरावनी हो, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज सबसे ज्यादा अजीब इसलिए है क्योंकि उस स्पेसक्राफ्ट में केवल 4 लोग ही मौजूद हैं और वो सभी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। प्रैक्टिकली उनमें से किसी भी इंसान ने सीटी नहीं बजाई और स्पेसक्राफ्ट भी उस समय उस जगह पर मौजूद है जहां पर पृथ्वी या फिर बाकी की किसी भी जगह से कोई भी सिग्नल नहीं आ सकता। तो अब सवाल तो यह है कि फिर आखिर उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर वो सीटी बजा कौन रहा है? डर लगाना। लेकिन गाइस, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं बल्कि प्रैक्टिकली अपोलो 10 एस्ट्रोनॉट्स के साथ घटने वाली एक सच्ची घटना थी। इंटरेस्टिंगली, यही वो एक ऐसी घटना थी जिसने अपोलो 10 के एस्ट्रोनॉट्स के अंदर इतनी दहशत भर दी कि आज तक भी वो इसके बारे में क्लियरली ऑन रिकॉर्ड बात तक नहीं करते। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ इस घटना ने धरती पर मौजूद बड़े से बड़े रिसर्चर्स के दिमाग में रहस्य का वो बीज बो दिया कि आगे आने वाले सिर्फ 50 दिन के अंदर ही जल्दबाजी में अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन को लॉन्च करके अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर उतार दिया। एंड ऑनेस्टली इसके बाद उन्हें मून के सरफेस पर इतनी मिस्टीरियस चीजें दिखने लगी कि आगे आने वाले सिर्फ 3 सालों के अंदर ही 6 अलग अलग मिशंस के थ्रू 12 और नए एस्ट्रोनॉट्स को मून के सरफेस पर उतारा जाता है। लेकिन इसके बाद उनके आखिरी मिशन में कुछ ऐसा होता है जो नासा के अंदर इतनी दहशत को भर देता है कि उन्होंने चंद्रमा पर जाना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? आखिर क्यों बीते 57 सालों में इंसान दोबारा से कभी चंद्रमा पर नहीं गए और आज 57 साल के बाद ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि दुनिया भर में चल रहे युद्धों के बीच इतनी जल्दबाजी में वापस से इंसान को आर्टेमिस 2 मिशन के साथ चंद्रमा की तरफ भेजा जा रहा है? क्या सच में आज की डेट में मून के सरफेस से हमें परग्रहियों के ऐसे कोई सिग्नल रिसीव हो रहे हैं जो आगे आने वाली किसी चेतावनी के लिए हमें अभी वार्न कर रहे हैं, या फिर सच्चाई इससे भी ज्यादा गहरी है? वेल गाइस, दिल को थाम लीजिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी मिस्ट्री से पर्दा उठाने वाले हैं। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए एक बार फिर से विद प्रूफ सॉल्व करते हैं स्पेस की एक नई मिस्ट्री को। ये है दिल्ली एनसीआर, जिसके अंदर नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और दिल्ली आते हैं। इस इलाके में ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज हैं और इसलिए आज की डेट में ये भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा सेंटर है। आप लग्जरी को लेकर कुछ भी इमेजिन कीजिए, वो आपको एनसीआर में मिल ही जाएगा। लेकिन इस पूरे ही एनसीआर की कंप्लीट जीडीपी भी हमें कम ही नजर आती है उस पैसे से जो कि साल 1960 से लेकर 1973 के बीच नासा ने अपने अपोलो मिशन में खर्च किया था। देखो, ऑफिशियल आंकड़ों की बात करें तो पूरे एनसीआर की जीडीपी करीब 272 बिलियन डॉलर्स है, जबकि अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट करके कैलकुलेट करें तो अपोलो मिशन पर जितना पैसा खर्च हुआ था वो आज की डेट में लगभग 300 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बैठता है। इनफैक्ट साल 1965 में अपोलो मिशन इतना ज्यादा खर्चीला हो गया था कि एक कंप्लीट अमेरिका की जीडीपी का 5% कंज्यूम कर रहा था। लेकिन बावजूद इसके भी वियतनाम वॉर में अर्थव्यवस्था की बची कुची धज्जियां उड़ने के बाद भी अमेरिका को यह खर्च उठाना पड़ रहा था, क्योंकि अपने नागरिकों को चंद्रमा पर सबसे पहले भेजने की बात अब अमेरिका की इज्जत पर आ चुकी थी। जिसके बाद अपनी बची कुची इज्जत को ढकने के लिए अमेरिका ने प्रैक्टिकली 60 के दशक में अपने स्पेस मिशन के ऊपर काम करना तो शुरू किया। लेकिन सच तो यह है कि जितनी उन्हें इन मिशंस को लेकर एक्साइटमेंट थी, प्रैक्टिकली उतनी ही इन मिशंस को लेकर ऐसी बैक टू बैक रहस्यमयी चीजें होने लगी कि उन्हें आज की डेट में भी हमारी एडवांस साइंस तक नहीं सुलझा पा रही। एग्जाम्पल के लिए 27 जनवरी 1967 के दिन जब अपोलो 1 की ऑन ग्राउंड टेस्टिंग की जा रही थी, तभी उसमें पता नहीं कैसे लेकिन आग लग गई। सैडली उसके अंदर मौजूद तीनों ही क्रू जिंदा राख हो गए और सब कुछ
तबाह हो गया। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि उस आग का ठोस एविडेंस हमें आज तक नहीं मिल पाया है। ये ठीक ऐसा ही था कि मानो कोई रूहानी ताकत हमें ये चेता रही है कि इस मिशन पर आगे बढ़ना हम इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये घटनाएं सिर्फ यहीं पर ही नहीं थमती। मई 1969 में जब अपोलो 10 थॉमस पी स्टैनफोर्ड, जॉन डब्ल्यू योंग और यूजीन ए कैरनैन को लेकर चंद्रमा का चक्कर काटते हुए मून की फार साइड पर गया था, तभी उनका कनेक्शन रेडियो सिस्टम से टूटने के बाद स्पेसक्राफ्ट के अंदर सभी ने अपने हैंडसेट में एक हाई पिच विस्लिंग साउंड को सुना था। ये आवाज ठीक ऐसी ही थी जैसे मानो कोई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन उन्हें अपनी लैंग्वेज में कोई मैसेज भेज रही हो जिसे हम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये आवाज एग्जैक्टली कहां से आई, इसे रिट्रेस करने की बहुत सारी कोशिशें की गई, मगर आज तक भी इतने सालों के बाद भी हम ये पता ही नहीं लगा पाए हैं कि प्रैक्टिकली ये आवाज स्पेसक्राफ्ट के हेडसेट पर क्यों गूंजी थी। एंड बाय द वे, अगर आपको ये सारी चीजें झूठ लग रही हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि उस समय के कॉन्वर्सेशन की ऑथेंटिक वीडियो और ऑडियोज आज भी पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, जिन्हें आप भी खुद सुन सकते हैं। Yeah, it sounds like, outer space type music. 14 नवंबर 1969 अपोलो 12 मिशन के लॉन्च होने के महज 36.5 सेकंड के बाद ही इस मिशन के ऊपर तेज बिजली गिरती है। इंटरेस्टिंगली, इससे पहले कि वो इससे होने वाले नुकसान से उभर पाते, इस स्पेसक्राफ्ट पर दोबारा से बिजली गिरी और बहुत छोटे ही मार्जिन से सब कुछ तबाह होने से बचा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 11 अप्रैल 1970 के दिन जब अपोलो 13 लॉन्च होने के 56 घंटों के बाद ये अर्थ से 2 लाख मील किलोमीटर की दूरी पर था, तभी अचानक से उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और स्पेसक्राफ्ट के पावर सिस्टम के साथ साथ करीब 2 ऑक्सीजन सिलेंडर पूरे ही तरीके से बर्बाद हो गए और बाकी के जो बचे कुछ सिलेंडर थे उनसे भी गैस लीक होने लगी। सैडली वो इस मिशन में चांद पर कभी भी लैंड नहीं कर पाए और जैसे तैसे करके वो सेफली अर्थ पर लैंड करते हैं। ये घटना मून मिशन के इतिहास की इतनी बड़ी घटना थी कि इसके बाद खुद नासा सख्ते में आ गया था और उसने अपने सभी मून मिशन की सेफ्टी को और ज्यादा बढ़ाना शुरू किया। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इतनी सेफ्टी का ध्यान रखने के बावजूद भी आगे आने वाले समय में चीजें सुधरने की बजाय और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगी और प्रैक्टिकली साल 1972 आते आते अमेरिकी इतना सब कुछ झेल चुके थे कि अपोलो 17 के बाद इंसानों ने चंद्रमा पर जाना ही बंद कर दिया। लेकिन अब फाइनली 57 सालों के बाद एक बार फिर से हिम्मत करके हम इंसानों को चांद के पास भेज रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो आपके भी दिमाग में आया होगा वो ये है दोस्तों कि आखिर अपोलो 17 में चंद्रमा के ऊपर इंसानों ने ऐसा क्या ही देखा था कि इसके बाद स्ट्रेट 57 सालों तक वहां जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। वेल गाइस, इसके पीछे का कारण कुछ ऐसा है जिसकी कल्पना आपने सपने में भी नहीं की होगी कि अमेरिका में ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर क्यों आर्टेमिस 2 बाकी के अपोलो मिशन से काफी ज्यादा अलग और एडवांस है। देखो, 60 से 70 के दशक में कुल 6 अपोलो स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर लैंड किया गया था और ये सारे के सारे चंद्रमा के इक्वेटर के पास वाले हिस्से पर पहुंचे थे। अब ऐसा करने के 2 कारण थे। पहला तो ये कि हम कभी भी पृथ्वी से बाहर नहीं गए थे, इसलिए पहली बार ऐसी जगह को टारगेट किया जा रहा था जहां पर लैंड करना सेफ हो, यानी कि वो हिस्सा जिसे हम अच्छे तरीके से जानते हो और पिछले काफी लंबे समय से देखते हुए आ रहे हो। इसके साथ ही दूसरा कारण यह था कि हमें चंद्रमा के बाकी इलाकों या वहां की टोपोग्राफी की बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब क्योंकि उस समय अपोलो मिशन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी सोवियत यूनियन से पहले इंसानों को चांद पर उतारने की थी, तो इसलिए यहाँ पर स्पेस रिसर्च से आगे ईगो को रखा गया। अब इस कंडीशन में अगर लैंडिंग एक ऐसी जगह पे की जाती जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, तो उसमें नुकसान तो होता ही होता, लेकिन उससे ज्यादा अमेरिका की स्पेस मिशन की बेइज्जती होती और प्रैक्टिकली रशिया को एक बहुत बड़ा मौका मिल जाता अमेरिका को कोल्ड वॉर में ह्यूमिलेट करने का।
लेकिन गाइस आज हालात पूरे ही तरीके से बदल चुके हैं और क्योंकि आज की डेट में हमारी टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो चुकी है, हम पर कोई हड़बड़ी या जल्दबाजी का प्रेशर भी नहीं है और अब हमारा मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन ही है। तो इसलिए आज आर्टेमिस मिशन में इंसानों की प्रायोरिटी चंद्रमा का साउथ पोल है। जी हाँ, वही साउथ पोल जहाँ भारत के चंद्रयान 1 ने सबसे पहली बार पानी खोजा था और दुनिया भर की एजेंसीज को लूनर हैबिटेट में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया था। चंद्रयान के द्वारा चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी डिस्कवर किए जाने के बाद नासा की अब सबसे पहली प्रायोरिटी इंसानों को मून के साउथ पोल पर ले जाना है, क्योंकि पानी प्रैक्टिकली मून के ऊपर हम इंसानों के सर्वाइवल को तय करेगा। इसके अलावा आर्टेमिस 2 में रिसर्च के लिए 50 साल के डिफरेंस की वजह से अपोलो से लाख गुना ज्यादा बेहतर इक्विपमेंट है जो हमें बेहतर डेटा दे सकते हैं। और तो और स्पेस में आम खतरे जैसे कि रेडिएशन और टेम्परेचर से बचने के भी इसके अंदर बहुत बेहतरीन रिसोर्सेज हैं। एंड प्रैक्टिकली इन दोनों ही मिशंस में कितना बड़ा डिफरेंस है, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि अपोलो मिशन के दौरान स्पेसक्राफ्ट में बैठे हुए एस्ट्रोनॉट्स के खत्म हो जाने के चांसेस 5 से 25% रहते थे, तो वहीं आर्टेमिस 2 में ये गिरकर रह चुके हैं सिर्फ 0.2%। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जहां अपोलो मिशन में एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी से कनेक्शन टूटने से हमेशा ही परेशान रहते थे, वहीं आर्टेमिस में एंटीनास को कुछ इस तरीके से रीपोजिशन किया गया है कि ट्रेजेक्टरी में जहां से बेस्ट सिग्नल आ रहे होते हैं ये उस तरफ खुद को पॉइंट करके अर्थ से स्पेसक्राफ्ट को हमेशा जोड़े रखते हैं। अब देखो गाइस, अभी 1 अप्रैल को आर्टेमिस 2 को एस्ट्रोनॉट रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसेन के साथ चंद्रमा की तरफ भेजा गया, जो करीब 10 दिन तक चांद के पास रहेंगे। मगर आपको जानकर ये काफी ज्यादा हैरानी होगी कि इतने ज्यादा एडवांस इक्विपमेंट होने के बावजूद भी इन एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर नहीं उतारा जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने, इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जहां 57 साल पहले हमारे एस्ट्रोनॉट्स बिना किसी परेशानी के चंद्रमा की सतह पर उतरे थे और घूम फिर रहे थे, वहीं इतने बेहतरीन इंतजामात होने के बावजूद भी इन एस्ट्रोनॉट्स को नासा चांद की सतह पर उतरने तक नहीं दे रहा। मगर क्या इसके पीछे का कारण ये है कि जब पिछली बार इंसान चांद के ऊपर उतरा था तो उसने चांद के ऊपर कुछ ऐसा देखा था जिसने उसके अंदर इतनी दहशत भर दी कि वो दोबारा से चांद के ऊपर कभी जा ही नहीं सका। क्या ऐसा था कि उस समय हम इंसानों के सामने कुछ ऐसा आया जिसकी वजह से शायद पूरी इंसानी सभ्यता ही खत्म हो सकती थी? वेल गाइस, इसके ऑथेंटिक आंसर को जानने के लिए हमें और आपको चलना पड़ेगा साल 1972 में, क्योंकि वहीं पर ही जाकर हम इसकी तह तक जा सकते हैं। दिसंबर 1972 में जब अपोलो 17 लॉन्च हुआ तो नासा की लीडरशिप ने अपनी पाइपलाइन में पड़े हुए अपोलो 18 और अपोलो 19 को पूरे ही तरीके से कैंसिल कर दिया, जिसके उनके अकॉर्डिंग 2 कारण थे। पहला ये कि अमेरिका भारत पाकिस्तान की जंग में भी टांग अड़ा रहा था, वियतनाम में तो करीब 20 साल से लड़ ही रहा था और छोटी मोटी जंग में पैसे ऐसे लौटा रहा था कि मानो वो उसका रोज का काम हो। लेकिन गाइस, पैसे पेड़ पर नहीं उगते और इसलिए उनकी उस समय अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्हें आगे चलकर इसे रीडिफाइन करना पड़ा। लेकिन इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। लेकिन देखो, इसका सबसे बड़ा शिकार बना नासा, क्योंकि नासा की फंडिंग्स को ही लिमिटेड कर दिया गया, क्योंकि पहली बार चांद पर जाने के बाद अब बात स्पेस रेस की तो रही ही नहीं थी। सोवियत से पहले इंसानों को चांद के ऊपर उतारने के बाद अब नासा के पास कुछ ऐसा बचा ही नहीं था कि उसको इतना बड़ा बजट दिया जाए और वो पूरे ही तरीके से वर्थ इट हो। और गाइस, प्रैक्टिकली यही चीज आगे चलकर नासा के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। अपोलो मिशन इतने ज्यादा खर्चीले थे कि अगर उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता तो ना वो बाकी के मिशंस के लिए पैसे बचा पाते और ना ही टाइम, क्योंकि अगर हम सिर्फ चांद पर ही जाते रहते तो हम बाकी की स्पेस टेक्नोलॉजी को कभी इवॉल्व ही नहीं कर पाते। इसके अलावा अपोलो मिशन बहुत रिस्की होते थे, ऊपर से टेक्नोलॉजी में उतने ज्यादा तेजी से ना बढ़ने की वजह से हर 3 से 6 महीने में चंद्रमा पर दोबारा से जाना स्पेस रिसर्च में इतना इंपॉर्टेंट डेटा कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा था कि हमें हर बार कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिले। शॉर्ट में कहें तो साइंटिफिक, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल तीनों ही पर्पस से अपोलो मिशन को कंटिन्यू रखना किसी भी तरीके से कोई सेंस ही नहीं बना रहा था और इसलिए आगे आने वाले सभी लूनर प्रोग्राम्स को कैंसिल कर दिया गया। उस बजट को बाकी जगहों पर रीलोकेट किया गया और चंद्रमा पर जाने के पूरे ख्याल को तब तक के लिए टाल दिया गया जब तक कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हो जाती कि हमारा वहां जाना वर्थ इट हो। तो अब बात ये आती है कि फिर आज इतना एडवांस होने के बावजूद भी हम हमारे एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर लैंड क्यों नहीं करा रहे?
क्या वो सारी ही कॉन्स्पिरेसीज जिसमें ये कहा जाता है कि चांद की सतह पर एस्ट्रोनॉट्स का आमना सामना किसी परग्रही सभ्यता से हुआ था, क्या वो सब कुछ सच थी? वेल गाइज, इसके पीछे तो देखो ऑथेंटिक आंसर कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, एक चीज जो डंके की चोट पर कही जा सकती है वो ये है दोस्तों कि आज की डेट में भी आर्टेमिस मिशन को लेकर सारी सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने नहीं रखा गया। असल में आर्टेमिस एक अकेला मिशन नहीं है, बल्कि ये सीरियलाइज्ड मल्टी मिशन प्लान है जिसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एग्जीक्यूट किया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए आर्टेमिस 1 एक अनक्रूड मिशन था जिसमें स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में बेसिकली इसलिए भेजा गया ताकि जो इक्विपमेंट इंसानों की जान बचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होने वाले हैं उनकी टेस्टिंग करी जा सके और वेरीफाई किया जा सके कि उनका इस्तेमाल करना सही है या फिर नहीं। ये मिशन नवंबर 2022 में सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका था। फिर अभी 1 अप्रैल को आर्टेमिस 2 को लॉन्च किया गया है जो चंद्रमा के ऑर्बिट में घूमकर वापस आ जाएगा और इसका मकसद स्पेसक्राफ्ट की कैपेसिटी को प्रैक्टिकली क्रू के साथ टेस्ट करना है। मिड 2027 में आर्टेमिस 3 को लॉन्च किया जाएगा जिसमें मौजूद 4 में से 2 एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर लैंड कराया जाएगा और ये 1972 के बाद इंसानों की पहली लूनर लैंडिंग होगी। और प्रैक्टिकली इस लैंडिंग का मेन पर्पस होगा साल 2028 और 29 के बीच आर्टेमिस 4 के रास्ते को खोलना, जिसमें चंद्रमा पर बेस कैंप बनाने के इक्विपमेंट के साथ साथ दर्जनों की तादाद में एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा और फाइनली लूनर बेस कैंप बनाने की शुरुआत की जाएगी। तो इन शॉर्ट, जिस तरीके की स्पेस सिविलाइजेशन अभी तक सिर्फ हम साइंस फिक्शनल मूवीज में ही देखते हुए आए हैं, प्रैक्टिकली 2030 में वही सेम चीज हमें हकीकत में मून के ऊपर भी देखने को मिलेगी। हालांकि इस पर आपका क्या ख्याल है? क्या इंसानों को चांद पर रहने लायक बनाने के लिए अरबों खरबों रुपए खर्च करना सही है या फिर इस पैसे का इस्तेमाल हमारे अर्थ की कंडीशन को ही और सुधारने के लिए किया जाना चाहिए? आपको जो कुछ भी लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप गाइज आपको ये वीडियो और मेरी कंप्लीट रिसर्च पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो को भी भाई 8000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। इसके साथ ही गाइज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को भी चेकआउट जरूर करें क्योंकि ये वीडियो भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं एक और एपिसोड में, जब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।